इससे पहले के वीडियो में आपने 10 प्रश्नों का एक मॉडल देखा होगा जो आपके सामने है। अब मैं आपको उन 10 प्रश्नों के अलावा उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहा हूं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि गणित एक ऐसा विषय है जो बिना अभ्यास किए नहीं आता। इसलिए ये मॉडल पेपर आपका सहयोगी तभी है जब आप लगातार अभ्यास करेंगे। आप लगातार परिश्रम कीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये मेरी शुभकामना है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। साथ में सब्सक्राइब का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ एक और ख़ास बात यह है कि मेरा अगला वीडियो विज्ञान विषय कक्षा 10 का होगा जो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं कि आपका प्रश्न नंबर 11 बिंदु के निर्देशांक है -4, 0, 4, 0 और 0, 3 किसके शीर्ष है? ये प्रश्न है। ऑप्शन दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। हल कर दिया गया है। हल है माना कि 3 बिंदु ए जिसका निर्देशांक -4 और 0, बी जिसका निर्देशांक 4 और 0, सी जिसका निर्देशांक 0 और 3 है। तो हम इसके लिए जो सूत्र का प्रयोग किया जाता है ए बी इक्वल टू कोष्ठ अंडर रूट करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो इस तरह से हम जो x2 का मान है, x2 का मान आपका 4 है, 4 रखा, फिर माइनस, फिर उसके बाद से x1 का मान है -4, -4 रखा और इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस y2 का मान, y2 का मान आपका 4 है, 0 है तो 0 रखा, फिर y1 का मान भी 0 है उसको भी 0 रख दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो जब हम हल करेंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा। ये 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, और ये 0 खत्म हो गया। तो ये जोड़ देंगे 4 और 4 8 होगा, 8 का स्क्वायर। चूंकि अंडर रूट करनी में है ये, इसलिए 8 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपका 8 आएगा। इसी तरह BC को ले लीजिए तो इसमें x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से जब इसको B और C को लेंगे तो इसमें x1 ये हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इस तरह से जब हम मान रखेंगे तो आपका x1 ये हो गया 4 और x2 ये हो गया 0। तो x2 का मान हमने रख दिया 0 माइनस x1 का मान 4 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में फिर है 3 है, जो y2 का मान है, y2 का मान 3 और ये y1 का मान 0। देखिए ये -4 हुआ और ये +3, दोनों का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करेंगे 16 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस तो है ही, तो ये 9, 16 और 9 25, अंडर रूट 25 है। तो ये अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब CA आपका CA, अब C x1 हो जाएगा
और ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो अंडर रूट उसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम ये x2 उसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए जब हम लिखेंगे तो ये आपका x2 x1 लिख दिया। फिर उसके बाद से y2 y1 लिख दिया। जब हम इसको हल करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 16 यानी 25। हम देख रहे हैं कि इसमें दो भुजाएं 5 और 5 दो भुजाएं आ रही हैं। तो ये दो भुजाएं जब बराबर है तो इसका मतलब कि ये समद्विबाहु है। तो जो त्रिभुज यहाँ पर पूछ रहा है कि बिंदु का निर्देशांक जो दिया है इसके शीर्ष पर, इसके शीर्ष क्या है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज है। तो आपका उत्तर हो गया, जो दो भुजाएं बराबर हो रही हैं तो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है अतः त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इस तरह से इसमें विकल्प जो दिया हुआ है विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान होगा। इसमें दिया है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। हल करें, हल करते हैं 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का मान होता है 1 बाई अंडर रूट टी, 1 बाई अंडर रूट टी। तो यहाँ पर 2 गुणे 1 बाई अंडर रूट 3 हो गया। फिर नीचे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर है तो 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया। ये 2 से 1 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 बटा कर्ण में 3 बटा ये एक पूर्णांक है लिख दिया और 1 बटा कर्ण में 3 का स्क्वायर है। तो चूंकि स्क्वायर है इसलिए इसकी करणी खत्म हो जाएगी। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 2 बटा कर्ण में 3 और इसको जोड़ेंगे तो 3 प्लस 1 बाई 3 कटा दिया जाएगा। आपका ये जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4, 2 बटा कर्ण में 3 बटा 4 बटा 3। 2 से 4 को कटा देंगे, 2 बार गया। कर्ण से 3 को, कर्ण में 3 से 3 को कटाएंगे तो कर्ण में 3 बचेगा। और जब हम गुणा करेंगे तो ये कर्ण में 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका कर्ण में 3 बटा 2 और ये कर्ण में 3 बटा 2 जो होता है sin 60 का मान होता है। तो इस तरह से आपका मान जो हो गया ये विकल्प ए sin 60 यानी विकल्प ए सही है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2 कर्ण में 3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण है ए 60 अंश, बी 45 अंश, सी 30 अंश, डी 90 अंश। हम सबसे पहले हम चित्र बना लें, चित्र बनाएंगे। ये ए बी सी आपका 6 मीटर ऊंचे खंभे, यानी ये खंभा जो हो गया 6 मीटर ऊंचा है और भूमि उसकी छाया भूमि पर 2 कर्ण में 3 यानी ये छाया हो गई। तो इसको हम ट्रिगोनोमेट्री की भाषा में इसको आधार कहेंगे और इसको लंब कहेंगे और ये कर्ण हो गया। तो tan का सूत्र लगाएंगे, tan ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो BC बटा AB हो गया, BC बटा AB। BC है आपका 6 मीटर, AB है 2 कर्ण में 3। 2 से 6 को कटा देंगे तो 3 आएगा, फिर कर्ण में 3 से 3 को कटाएंगे तो कर्ण में 3 आएगा।
तो tan A बराबर कर्ण में 3 हो गया। जब इसको कोण में इसका मान रखेंगे तो ये कोण में मान इसका 60 हो जाएगा, यानी आपका विकल्प ए सही है। इस तरह से विकल्प ए सही है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14। व्यासों 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या होगी। व्यासों यानी दो वृत्त के व्यास, एक का 36 सेंटीमीटर दूसरे का 20 सेंटीमीटर है, और इनके परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या, यानी दोनों की परिधियों की जितनी माप आ रही है उसके योग के बराबर अगर एक वृत्त खींचा जाए तो उसकी परिधि जो बनेगी उस परिधि के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो दिया है 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। हल करते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल के लिए सूत्र है 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। R1 की त्रिज्या व्यास बटा 2, यानी R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा, तो व्यास बटा 2 हो गया, यानी 36 बटा 2 कटाएंगे 18 सेंटीमीटर। इसी तरह से R2 यानी 20 का व्यास बटा 2 20 बटा 2 हो गया, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब सूत्र फिर लगाएंगे। अब सूत्र जो है 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। दोनों पक्षों में 2 पाई से भाग देने पर, बोलिए कि तीनों में 2 पाई मौजूद है, इसलिए 2 पाई से भाग दे देंगे तो 2 पाई कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 आपका आया है 18 सेंटीमीटर, R2 आया है 10 सेंटीमीटर, जोड़ देंगे तो R बराबर 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दो वृत्तों की परिधियों को मिला करके जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या होगी आपकी 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका विकल्प सी सही है। विकल्प आपका सी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो विकल्प सी सही है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4951 वर्ग सेंटीमीटर, 4952 वर्ग सेंटीमीटर और डी है 4953 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अब हल करके इसको निकाला जाए। बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एल। ऐसे तो होता है पाई RL होता है, लेकिन यहाँ पर दो त्रिज्याएं दी हुई है इसलिए R1 प्लस R2 हो गया। तो पाई RL का मान आपने पाई का मान 22/7, R1 दिया है आपका 28 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर जोड़ दिया, गुणे ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर 45। जब 28 और 7 को जोड़ेंगे 35 आ जाएगा। 22/7 गुणे 35 गुणे 45, 7 से 35 को कटा देंगे 5 आएगा, 45 आपका बचा। 22 गुणे 5 गुणे 45 हुआ। 22 से 5 से गुणा करेंगे 110 आएगा, फिर 45 बचा। दोनों को गुणा करेंगे तो आपका आएगा 4950 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका विकल्प जो है ये सही है।
तो उत्तर में आपका विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई में डी आई निम्नलिखित के a से विचलन है। यानी यहाँ पर विचलन क्या होता है, तो वर्गों की निम्न सीमाएं, वर्गों के मध्य बिंदु, वर्गों की ऊपरी सीमाएं, वर्ग चिन्हों की बारंबारता है। तो जहां पर इस तरह के होता है तो ए से माध्य विचलन ये हो जाता है वर्गों के मध्य बिंदु, यानी आपके बी विकल्प में दिया हुआ है वर्गों के मध्य बिंदु, तो आपका उत्तर होगा वर्गों के मध्य बिंदु, यानी विकल्प बी सही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंटन दिया हुआ है, वर्ग है, बारंबारता है, 0 से 5 तक 10 बारंबारता है, 5 से 10 तक 15 बारंबारता है, 10 से 15 तक 12 बारंबारता है, 15 से 20 तक 20 बारंबारता है, 20 से 25 तक 9 बारंबारता है। प्रश्न पूछ रहा है कि इसके लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग है। निम्न सीमाओं का योग आपके सामने विकल्प में दिया है 15, 25, 30 और 35। हल करके पता करते हैं। सबसे पहले हम इनके विचलन को मालूम कर लें। वर्ग है 0 से 5, बारंबारता है 5, संचयी बारंबारता 10 हो गया। ये वर्ग 0 से 5 है, बारंबारता 10 है, तो संचयी बारंबारता 10 हो गया। अब वर्ग है 5 से 10 तक और बारंबारता 15 है, तो इसका जो विचलन होगा ये 10 और 15 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद से अगला है 10 से 15 वर्ग है, इसमें आपका 12 है, तो आपका ये ऊपर आया है 25। 25 में इस 12 को जोड़ देंगे या इन तीनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वो आपका संचयी बारंबारता हो जाएगा, यानी 37। इसी तरह से 15 और 20 वर्ग है, इसमें बारंबारता 20 है, इसमें या तो इसको जोड़ करके या 37 में 20 को जोड़ेंगे तो आपका 57 आ जाएगा। इस तरह से अगला है 20 और 25 वर्ग है, इसमें आपको बारंबारता 9 है, संचयी बारंबारता सबको जोड़े या 57 में 9 को जोड़ दे, आपका 66 आ गया। ये तो अभी बारंबारता और संचयी बारंबारता ज्ञात हुई। अब हमें संचयी बारंबारता के द्वारा ही अपने प्रश्नों के उत्तर को आगे बढ़ाना है और प्राप्त करना है कि क्या उत्तर होंगे। तो उपरोक्त दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता 20 तथा अधिकतम बारंबारता के संगत वर्ग 15, 20 है, यानी 15, 20 में जो बारंबारता है 20 है, और सब में 10 है, 15 है, 12 है और 9 है, लेकिन 15 से 20 तक के वर्ग वाले में सबसे अधिक यानी 20 बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, 15, 20 ही होगा, चूंकि n यानी कि कुल संचयी बारंबारता आपकी 66 है, तो n/2 इक्वल टू 66/2 यानी 33, जो कि उसके बीच का यानी वर्ग अंतराल 10-15 के बीच स्थित है। 33 आया है, ये 33 जो मान है आप यहाँ पर देखेंगे 33 कहाँ पर है, 25 और 37 के बीच में है। तो 25 तो 5 से 10 तक हुआ, लेकिन 10 से 15 के बीच में ही 37 है जो 25 से ऊपर का है। तो इस तरह से ये जो है 10 से 15 का वर्ग में 33 आ रहा है। ये वर्ग अंतराल 10 से 15 के बीच स्थित है। अतः माध्यक वर्ग जो है 10 से 15
अब माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग जो होगा, माध्यक वर्ग आपका 37 के अंतर्गत है, कितना है 15 है, और निम्न सीमा 10 है, तो 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा, 25। तो इस तरह से आपका जो विकल्प है, विकल्प बी में 25 उत्तर आया हुआ है। आपका उत्तर हो जाएगा 25, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 2/3, 1.5, 15% और 0.7। देखिए, कोई भी घटना होती है तो 0 से आगे की बात होती है, जबकि इसमें जो 2/3, 15% और 0.7 ये धनात्मक है, जबकि ये मान ये -1.5, 1.5 ये ऋणात्मक मान है। तो 1.5 संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकल्प बी जो है सही है, विकल्प बी सही है। ये 18वां क्वेश्चन रहा। अब आपका 19वां प्रश्न, 400 अंडों के एक संग्रह में से एक खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता 0.035 है। इस संग्रह में खराब अंडों की संख्या है, विकल्प है 7, 21, 28, 14। हल करके पता किया जाए। खराब अंडों की संख्या बराबर कुल अंडे गुणे खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता। खराब अंडों की संख्या ज्ञात करना है। कुल अंडे 400 हैं और उनकी प्रायिकता 0.035 है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 14 अंडे। इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हुआ कि 400 अंडों में जिसकी प्रायिकता 0.035 है, इस संग्रह में कुल 14 अंडे ही खराब है। इस प्रकार आपका विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है डी है, तो विकल्प डी सही है। अब 20वां प्रश्न है, किसी थैले में कुछ टिकट हैं जिन पर 1 से 40 तक संख्याएं अंकित हैं। इनमें से यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता कि निकाले गए इस टिकट की संख्या 5 का एक गुणज हो, लेकिन गुणज हो निम्नलिखित में से कौन है? तो ये गुणज आपका गुणज हो निम्नलिखित में से कौन है? विकल्प है 1/5, 3/5, 4/5, 1/3। हल करके पता किया जाए। दिया है NS बराबर 40, 1 से 40 तक की संख्याएं हैं तो 40, और 5 के गुणज, जब 40 में 5 के गुणज देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यानी कि 1 से लेकर के 40 तक में 5 के गुणज की संख्या कितनी होगी? 8। यानी इस प्रकार अनुकूल घटनाओं की संख्या 8। तो P बराबर होता है अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल टिकटों की संख्या। अनुकूल घटनाएं 8 हैं, कुल टिकटों की संख्या 40 है। हम इसको जब कटाएंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 5 40। इस तरह से हमारा जवाब आया 1/5। 1/5 जो है आपका विकल्प ए है। ये विकल्प ए, उत्तर में विकल्प ए सही है। तो इस तरह से आपके 20 प्रश्न बहुविकल्पीय के, जिनको ओएमआर शीट पर
हल करके भरने हैं। सावधानी पूर्वक आप ओएमआर शीट में हल करके भरेंगे और जो प्रश्न यानी कि ABCD ये विकल्प दिए हुए हैं, सावधानी पूर्वक आप भरेंगे ताकि किसी दूसरे विकल्प में आपकी कलम के निशान न रहे। नहीं तो अगर एक साथ दो विकल्पों में आपके कलम के निशान पड़ेंगे तो आपके निशान, आपके वो प्रश्न गलत मान लिए जाएंगे, सही होते हुए भी गलत मान लिए जाएंगे। तो एक बार आप और प्रश्नों को देख लें। आपके सामने है प्रश्न नंबर 1 से लेकर के आपको ये विकल्प दिया हुआ है। आपका 1, 2, 3, 4 इस पेज में आपके 4 प्रश्न हैं। इसके पलटने पर आपके फिर हैं 5, 6, 7 और 8। ये इस पेज में आपके इस पूरे पन्ने में 8 प्रश्न। फिर इस तरह से आपके 8 के बाद आपका 9, 10, 11, 12। फिर उसके बाद आप 13, 14, 15, 16। अब आगे है प्रश्न 17, 18, 19 और 20। इस तरह से 20 प्रश्न आपके सम्मुख आ गए हैं। अब आप इन प्रश्नों को खूब अच्छी तरह से हल करके परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने का प्रयास करें ताकि आप लोगों को नंबर भरपूर मिले। एक बार और वीडियो के अंत में मैं बता देना चाह रहा हूँ कि गणित एक ऐसा विषय है जो बिना अभ्यास किए नहीं आता है। इसलिए ये मॉडल पेपर आपका सहयोगी तभी है जब आप लगातार अभ्यास करेंगे। हमारे शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप परिश्रम करें और कामयाब हों। और इसके साथ ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कमेंट दोनों करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे।